नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर की संरचना। तो मानव शरीर जो है ये कैसे बना हुआ है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मानव शरीर की संरचना, देखिए मानव शरीर की संरचना किस प्रकार से हुई है इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताएंगे। माना कि मानव शरीर जैसा कुछ चीज ही नहीं था, तो ये कैसे बन गया मानव शरीर। एक विशाल आदमी, इतना बुद्धिमान, रूपवान, सुंदर, ठीक है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, किस प्रकार से बन गया। तो ठीक है, तो इसका जो बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, मानव शरीर की संरचना हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका के विषय में। कोशिका की एक क्लास हम ले चुके हैं इससे पहले, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका को ही इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई भी होती है, ठीक है। तो कोशिका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना दिया है, क्या कोशिका, ठीक है। तो इसका वीडियो आप लोग जरूर देखना, इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग इसे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो देखिए, मानव शरीर जो है किस प्रकार से बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई, जीवन की इकाई कौन है? कोशिका है। और जब कई कोशिकाएं मिलकर के छोटी छोटी कई कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बना देती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? कोशिका। और जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो एक टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू यानी कि ऊतक बनाती हैं। और जब कई ऊतक मिल जाते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और जब कई अंग मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं अंग तंत्र। क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। कई अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। कई अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। जीव का निर्माण होता है। समझ में आया यहां तक? तो सबसे छोटी इकाई, जीवन की मूल इकाई कौन है? कोशिका है। कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं और कई अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। उसके पश्चात जब कई अंग तंत्र मिलकर बनते हैं, कई अंग तंत्र मिल जाते हैं, तो वहां पर एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए, ऊतक कौन से हैं? ऊतक क्या है? ऊतक उन्हें कहते हैं जो, इसकी अगर ऊतक की डिफिनीशन पूछी जाए तो क्या आप लोग बताएंगे कि कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य में समान हो, संरचना में समान हो, इसके साथ ही उसकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति में भी समान हो। उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो अंग के विषय में आप जानते हैं, जब अंग का निर्माण होता है, फिर वो अंग का, उस प्रत्येक अंग का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे हाथ का अपना एक विशिष्ट कार्य है। हाथ जो कार्य करता है वो मुंह नहीं कर सकता है, वो नाक नहीं कर सकते हैं। आंख जो है, आंख का कार्य है देखना, तो आंख का कान नाक नहीं कर सकता है, कान नहीं कर सकता है। कान का काम क्या है? सुनना, तो केवल कान ही सुन सकता है, नाक के द्वारा हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। पैरों का काम है हमें लेकर चलना जहां भी हम चाहते हैं, तो उसका काम हाथ नहीं कर सकते हैं। तो हर अंग का अपना अलग अलग काम होता है। हृदय का अलग काम है, फेफड़े का अलग काम है, ठीक है, गुर्दे का अपना अलग काम है, आमाशय का अपना अलग काम है। तो प्रत्येक अंग का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। और जब अंग तंत्र कई अंग मिल जाते हैं तो फिर एक
अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, एक तंत्र निर्माण करते हैं और उसके बाद में जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। सबसे छोटी इकाई बॉडी की कोशिका होती है, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर में कि एक पेड़ होता है, पेड़ आप सबने देखा होगा, एक पेड़ होता है और पेड़ में क्या होता है, ऊपर डालियां वगैरह होती हैं, ठीक है, पत्ते होते हैं और नीचे क्या होती है, एक जड़ होती है। कुछ में मूसला जड़ होती है, कुछ में झकड़ा जड़ होती है, ठीक है। तो पेड़ में क्या होता है, दो तंत्र होते हैं, क्या कौन कौन से, एक तो जड़ तंत्र, नीचे का भाग जो हमें नहीं दिखता है, जमीन के अंदर रहता है, उसको जड़ तंत्र कहते हैं, और ऊपर का भाग जो होता है उसको प्ररोह तंत्र कहते हैं। इसको भी याद रखना, प्ररोह तंत्र, ठीक है। प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं, जो पेड़ का ऊपर का भाग होता है उसको प्ररोह तंत्र कहते हैं, ठीक है, और जो जमीन के अंदर रहता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर में अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे अध्यावरणी तंत्र, अध्यावरणी तंत्र, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। इस प्रकार से बहुत से तंत्र शरीर में भी पाए जाते हैं और उनका अपना भी एक विशिष्ट कार्य के साथ संबंध होता है, ठीक है। जैसे पाचन तंत्र का संबंध, पाचन तंत्र, पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत जितने भी अंग आते हैं उनका सभी का एक ही लक्ष्य होता है, भोजन को पचाना। कुछ कम पचाते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ अंत करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्य अलग अलग होता है लेकिन उद्देश्य उनका एक ही होता है, तो समझ पाए होंगे आप। तो उसी प्रकार शरीर में भी अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्यावरणी तंत्र के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो अध्यावरणी तंत्र क्या होता है इसके विषय में हम आपको अब जानकारी देंगे। देखिए, जो मानव शरीर है उसके जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग जो हमें दिखता है, ठीक है, वही अध्यावरणी तंत्र होता है, ठीक है। मानव शरीर जो होता है उसके ऊपरी भाग को ही अध्यावरणी तंत्र कहते हैं। अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे और उसमें जो मुख्य है त्वचा, त्वचा को ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एक तो आपका एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। एपिडर्मिस मींस अधिचर्म और डर्मिस मींस चर्म, ठीक है। तो अध्यावरण के अंतर्गत हम कितनी चीजों को पढ़ेंगे, त्वचा के अंतर्गत ही पढ़ेंगे अधिचर्म और चर्म को। इनमें दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अधिचर्म जो होता है, अधिचर्म, इसकी जो उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म में होती है। कहां पर होती है, इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, एक्टोडर्म में होती है, एक्टोडर्म, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति चर्म जो होता है, चर्म की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मीसोडर्म में, ठीक है, मीसोडर्म में। यहां तक समझ में आया होगा। तो अध्यावरणी तंत्र क्या होता है, त्वचा को ही एक तरीके से हम अध्यावरणी तंत्र कहते हैं। त्वचा का अध्ययन जो करते हैं, त्वचा के अंतर्गत देखिए रोम जो होते हैं हमारी बॉडी पर, बॉडी कैसे होती है, हैरी होती है, यानी कि रोम युक्त होती है, बालों वाली होती है, ठीक है। बाल भी पाए जाते हैं किस पे, त्वचा पे। तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है, स्वेदी ग्रंथियां और न जाने कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से एक तंत्र बन जाता है त्वचा का भी, उसी को अध्यावरणी तंत्र कहते हैं, ठीक है। छिद्र नलिका पाई जाती है जिनसे पसीना निकलता है, उन्हीं को कहते हैं स्वेदी ग्रंथियां, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत अधिचर्म और चर्म को पढ़ेंगे। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अधिचर्म। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, एक्टोडर्म में इसकी उत्पत्ति होती है। कहां पर इसकी उत्पत्ति होती है, एक्टोडर्म में होती है। और ये जो होता है ये सबसे एक्टोडर्म यानी अधिचर्म जो होता है ये बाहरी भाग होता है, त्वचा का बाहरी भाग होता है और इसमें भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से स्तर होते हैं। अधिचर्म मुख्यतः 5 स्तरों में पाया जाता है, ठीक है। इधर मैंने बना भी रखा है आपके लिए। आज की वीडियो में हम केवल अधिचर्म के विषय में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्म के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें बाल और त्वचा की उपयोग, इसके साथ ही त्वचीय ग्रंथियां जो होती है उनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं, जिनमें से पहला स्तर है मैलपीघी स्तर। मैलपीघी स्तर को इंग्लिश में कहेंगे
स्ट्रेटम मैलपिगी। कौन सा? स्ट्रेटम मैलपिगी, ठीक है। दूसरा जो है स्पाइनोसम स्तर जो होता है, स्पाइनोसम स्तर को स्ट्रेटम स्पाइनोसम ही कहेंगे। इसके बाद में ग्रेन्युलोसम स्तर जो होता है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम कहेंगे। ल्यूसिडियम स्तर स्ट्रेटम ल्यूसिडियम कहेंगे, स्ट्रेटम मीन्स स्तर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है पांचवा कार्डियम स्तर, स्ट्रेटम कार्डियम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको इधर में समझाएंगे। जो मैलपिगी स्तर होता है ये एक स्तंभाकार में, स्तंभ के आकार की जो कोशिकाएं होती हैं स्तंभाकार में पाई जाती हैं। और ये जो होता है ये चर्म के सबसे चर्म से फटा हुआ, चर्म से चिपका हुआ भाग होता है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इधर में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये मैलपिगी स्तर होता है। मैलपिगी जो स्तर होता है ये चर्म से फटा हुआ होता है, यानी कि चर्म से चिपका हुआ होता है, ठीक है। और ये जो मैलपिगी स्तर होता है ना ये सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि अभी हम इसी में एक स्तर पढ़ेंगे जो मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन मैलपिगी स्तर जो पहला स्तर है ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके साथ ही यहाँ पर कोशिका विभाजन भी होता है, कोशिका विभाजन होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। जिसके कारण बहुत से वो स्तरों का और भी निर्माण हुआ। कोशिका विभाजन के कारण बहुत से स्तरों का निर्माण हुआ जिनको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। देखिए जो मैलपिगी स्तर जो होता है, मैलपिगी स्तर जो होता है इसमें एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रंगा कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगा कोशिकाएं कहते हैं, रंगा कोशिकाएं। तो ये जो रंगा कोशिकाएं होती हैं आप नाम से समझ रहे होंगे, सेम वैसे ही नाम है जैसा इसका काम है, ठीक है। तो मैलपिगी स्तर में ही रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फ्रेंड्स, जो बॉडी होता है उसके कलर का निर्धारण करना। अगर रंगा कोशिकाओं की मात्रा अधिक है, इनकी अगर मात्रा जो है अधिक है तो व्यक्ति कैसा होगा? व्यक्ति अधिक काला होगा, ठीक है। अगर इनकी मात्रा थोड़ी कम है सांवला होगा, अगर इनकी मात्रा बहुत कम है तो व्यक्ति अधिक गोरा होगा, कम है तो व्यक्ति गोरा होगा, ठीक है। तो रंगा कोशिकाओं का काम क्या होता है कि शरीर के रंग का निर्धारण करना, त्वचा के रंग का निर्धारण करना कि कौन काला होगा कौन गोरा होगा, ठीक है। अगर आप भी काला होना चाहते हैं तो अपने शरीर में रंगा कोशिकाओं की मात्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप गोरे होना चाहते हैं तो रंगा कोशिकाएं जो है इनको आपको निकलवाना पड़ेगा। तो आप निकलवा दीजिए इनको, आप गोरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे भी आप हैं वैसे अच्छे हैं, ठीक है। तो रंगा कोशिकाएं किस स्तर में पाई जाती हैं? मैलपिगी स्तर में पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं 5-6 उनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ही है हाई स्कूल का, पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का, उसी को लेकर मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो रंगा कोशिकाएं होती हैं ये शरीर के रंग का, त्वचा के रंग का निर्धारण करती हैं। और इसी स्तर में एक वर्णक पाया जाता है जो हमें सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं, ठीक है, सूरज की हानिकारक किरणें जो होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। एक वर्णक पाया जाता है जो धूप से जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनसे हमें बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्तर जो है स्पाइनोसम स्तर। अब देखिए स्पाइनोसम स्तर ये वाला है, ठीक है। स्पाइनोसम स्तर जो होता है ये थोड़ा दबा हुआ होता है बीच में, तो इस पर दबाव के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ा फैली हुई रहती हैं, ठीक है, दबाव में रहती हैं, ठीक है। तो स्पाइनोसम स्तर जो है होता है ये मैलपिगी स्तर से थोड़ा बाहर होता है, मैलपिगी स्तर से बाहर। इधर को हम जब जलेंगे तो बाहर की ओर चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कौन सा देखा? मैलपिगी स्तर। उसके बाद में अब हम लोग देख रहे हैं स्पाइनोसम स्तर। तो मैलपिगी स्तर के बाद में स्पाइनोसम स्तर, यानी कि स्पाइनोसम स्तर जो होता है मैलपिगी स्तर के बाद में बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो मैलपिगी स्तर जो होता है वो पहला स्तर हो गया, स्पाइनोसम स्तर दूसरा स्तर है। स्पाइनोसम स्तर ये दबाव में रहता है, इसी कारण इसकी जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ी बिखरी हुई रहती हैं, शाखान्वित रहती है, अलग अलग शाखाओं में बटी हुई रहती हैं, ठीक है। इसके विषय में और कुछ नहीं, इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट स्तर जो है ग्रेन्युलोसम स्तर। ग्रेन्युलोसम स्तर जो है ग्रेन्युलोसम स्तर की और भी थोड़ा बाहर होता है,
ग्रेनुलोसम स्तर जो होता है स्पाइनोसम स्तर के थोड़ा बाहर की ओर स्थित होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक क्रेटोहाइलिन, कौन सी, क्रेटोहाइलिन प्रोटीन पाई जाती है, क्रेटोहाइलिन प्रोटीन। ये जो स्तर है ग्रेनुलोसम स्तर, यहाँ पे क्रेटोहाइलिन, क्रेटोहाइलिन ये जो नाम है ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्रेटोहाइलिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है क्रेटोहाइलिन। ये जो क्रेटोहाइलिन प्रोटीन है, इसी के कारण ये जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, पहली बात तो इस पर और भी दबाव होता है, बाहर अंदर से बाहर की ओर दबाव पड़ता है, बाहर से भी दबाव पड़ता रहता है। इसी कारण ये जो कोशिकाएं होती हैं ये थोड़ी चपटी नुमा होती हैं, देख रहे हैं आप, जैसे चपटी हुई होती हैं ये कोशिकाएं। और इसमें क्रेटोहाइलिन जो प्रोटीन पाई जाती है, इसके कारण ये जो इसकी कणिकाएं होती हैं, इसकी जो क्रेटोहाइलिन प्रोटीन के कारण ही ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, ग्रेनुलोसम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ा कणिका में होती हैं, मतलब कणों के आकार में आपको दिखाई प्रतीत होगी। ठीक है, दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद में ल्यूसिडियम स्तर आपका होता है। तो ल्यूसिडियम स्तर जो है ये ग्रेनुलोसम स्तर के और बाहर की ओर स्थित होता है। ठीक है, ल्यूसिडियम स्तर, ल्यूसिडियम स्तर जो होता है ये एक प्रकार से जल रोधी स्तर होता है। ये जो है ये जल को जो होता है वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, वाटर प्रूफ स्तर होता है और इसकी कोशिकाएं भी चपटी होती हैं, ल्यूसिडियम स्तर की भी। तो ल्यूसिडियम स्तर की भी कोशिकाएं जो होती है चपटी हुई होती हैं। ठीक है, और इसमें जो क्रेटोहाइलिन प्रोटीन होता है उसका जो विबंधन होता है उसके कारण एक एलिडिन नामक पदार्थ बनता है, जो पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है एलिडिन नामक पदार्थ किस स्तर में बनता है, तो ल्यूसिडियम स्तर में बनता है। अधिचर्म के ल्यूसिडियम स्तर में एलिडिन नामक एक पदार्थ बनता है। ठीक है, अगला स्तर जो है कार्डियम स्तर। कार्डियम स्तर जो होता है ये सबसे अंत का स्तर होता है। अब हम आपको यहां पर बताते हैं एक अच्छी चीज, जो ऊपर के 4 स्तर हैं ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ ही जो 5वां स्तर जो है आपका कार्डियम स्तर, कार्डियम स्तर जो होता है ये आपकी मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे, मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये केराटिन में बदल जाता है। किसमें, जब कोशिकाएं मर जाती हैं तो ये किस में बदल जाता है, केराटिन में बदल जाता है। ये केराटिन में बदल जाता है और केराटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, केराटिन में बदल जाता है। किसमें, केराटिन में बदल जाता है। तो ये जो केराटिन होती हैं, ये जो कार्डियम स्तर है इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो डेथ सेल होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये समय समय पर ये वाली कोशिकाएं जो होती हैं मरी हुई होती हैं, इसी कारण समय समय पर ये निकलती रहती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोग देखते होंगे ये वाली जो कार्डियम स्तर जो होता है ये हथेली और तलवे जो होते हैं पैर के, इनमें मोटे पाए जाते हैं। कि कैसे पाए जाते हैं, मोटे पाए जाते हैं, क्योंकि इनका हम लगातार उपयोग करते रहते हैं और ये घिसते भी रहते हैं। और आपको पता होगा सर्प, आपने देखा होगा सर्प अपनी जब ऊपरी त्वचा को निकालता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपनी भाषा में केचुली कहते हैं। क्या कहते हैं, केचुली। अब अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे भी कभी कभी हाथों से, कभी कभी पैरों के तलवों से, हथेली से खाल निकलती है, कहते हैं खाल निकल रही भैया मेरी, चर्म रोग तो नहीं हो गया, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ये आप लोग बताइए। तो जब समय समय पर ये जो कार्डियम स्तर की कोशिकाएं केराटिन वाली जो होती हैं ये निकलती हैं हमारे हाथों से, पैरों से, शरीर से, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निर्मोचन कहा जाता है। क्या कहते हैं, निर्मोचन कहा जाता है, निर्मोचन कहते हैं। और इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में मॉल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, माउल्टिंग कहते हैं। और जो सर्प होता है वो जब केंचुली को निकालता है तो ये क्रिया केंचुलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, केंचुलीकरण। सर्प द्वारा अपने ऊपरी अधिचर्म को जब निकाला जाता है कार्डियम स्तर के, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है केंचुलीकरण कहते हैं। और हमारे जो हाथों और तलवों और पूरी बॉडी में जब एक बार ये जो इस
कार्डियम स्तर की कोशिकाएं होती हैं, निकलती हैं, यानी कि खाल जिसे निकलना हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निर्मोचन कहते हैं, इंग्लिश में मॉल्टिंग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। हमने आपको मानव शरीर की संरचना में क्या बताया है, आज जो त्वचा होता है, अध्यावरणी तंत्र के विषय में हमने पढ़ा है। किस तंत्र के विषय में पढ़ा है? अध्यावरणी तंत्र, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के विषय में पढ़ा हुआ है। अध्यावरणी तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार से अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत हमने त्वचा पर खासकर ध्यान दिया है और त्वचा को अधिचर्म और चर्म, डर्मिस एंड एपिडर्मिस में हमने डिवाइड किया है। तो एपिडर्मिस के विषय में आज की वीडियो में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। साथ ही आप उसको ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो इधर से अपलोड किया जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपना फायदा उठा सकें। तो अधिचर्म को 5 भागों में डिवाइड किया था, इसके विषय में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा चर्म के विषय में, डर्मिस के विषय में। तो डर्मिस के अंतर्गत हम लोग रोम युक्त त्वचा के विषय में भी पढ़ेंगे, इसके साथ ही त्वचीय ग्रंथियां होती हैं इनके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे त्वचा के कौन कौन से फायदे हैं, ठीक है, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मंजिल ऑनलाइन गुरु के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।